हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। अगर पॉलिटिक्स में या हालात हाजिरा में आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है। तो चलिए देखते हैं। 1962 से 1975 की तीन चीज़ें सबको बहुत अच्छे से याद है। 1962 की इंडिया चाइना वॉर, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975 में लगी इंटरनल इमरजेंसी। पर इस टाइम के दौरान भी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी जो इन बड़ी खबरों की वजह से सामने आ नहीं पाई। द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम DMK, आपको पता है इस पार्टी का फाउंडर कौन है? या फिर किस चीफ मिनिस्टर ने मद्रास को रीनेम किया एज तमिलनाडु? दोनों सवालों का एक ही जवाब, CN अन्नादुरै, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। 1962 की अपनी राज्यसभा स्पीच में इन्होंने एक सेपरेट तमिल कंट्री बनाने की मांग रखी, पर फिर 1962 के इंडो चाइना वॉर के वक्त इन्होंने सेपरेट कंट्री की मांग को छोड़ दिया। अब आप ज़रा सेंट्रल गवर्नमेंट की सोचिए। एक तरफ चाइना के साथ एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेपरेट कंट्री की मांग चल रही है। इट वॉज अ कंप्लीट मेस। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सोचा कि एक्सटर्नल एग्रेशन से निपटने के लिए हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352। पर इस डोमेस्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए सिटीजन्स के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और इसलिए ये इमरजेंसी ख़त्म होने से पहले पास किया गया UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। चलिए आज की इस वीडियो में हम 1967 में पास किए गए UAPA एक्ट को समझते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी सेटअप की नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनलाइजेशन के लिए। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन का 16th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। जैसे कि मैंने आपको कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर डोमेस्टिक क्राइसिस को हैंडल करना है तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और इसलिए 16 अमेंडमेंट एक्ट से 3 फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए। ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। UAPA एक एंटी टेरर लेजिस्लेशन है, और इस लेजिस्लेशन की एनफोर्समेंट बॉडी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब UAPA मेनली डील करती है अनलॉफुल एक्टिविटी से। अब अनलॉफुल एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का लिया हुआ ऐसा कोई एक्शन जिसका मकसद सेशन लाना या सेपरेशन लाना हो, या तो इंडिया की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करे, या उसे डिस्टर्ब करना चाहे। UAPA पहला सिक्योरिटी लॉ नहीं है। इससे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था। UAPA के बाद भी बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज बनाए गए, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा और पोटा। तो पंजाब में चल रहे टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से टाडा एक्ट लाया गया। कांदाहार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक की वजह से पोटा एक्ट को लाया गया। इन दोनों एक्ट की वाइड स्केल मिसयूज़ की वजह से टाडा को 1995 में और पोटा को 2004 में रिपील कर दिया गया। अब 2004 ये ईयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? 2004 में लाया गया UAPA का इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। 2004 के अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने UAPA में मेन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पनिश करने के लिए कुछ डेडिकेटेड चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए। UAPA तो 1967 से था, तो 2004 में ये अमेंडमेंट क्यों? क्योंकि 2004 पोटा को रिपील किया गया था, और पोटा को रिपील करने के बाद एक वैक्यूम फील हो रहा था। UAPA के अमेंडमेंट के थ्रू इन फीचर्स को ऐड किया गया, इसलिए UAPA को पोटा 2.0 भी कहते हैं। दहशतगर्दी और उसके बदलते टेक्निक के पैटर्न को देखते हुए UAPA में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं।
जिसमें सबसे रिसेंट है 2019 का अमेंडमेंट एक्ट, जो बहुत ही डिबेटेबल है। तो चलिए देखते हैं कि 2019 में यूएपीए में क्या अमेंडमेंट हुआ। 2019 का अमेंडमेंट जब पास हो रहा था तभी अपोजिशन और सिविल लिबर्टीज़ ने एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इस एक्ट का मिसयूज़ होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि किसी भी टाइप की डिसेंट को कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके या कर्ब कर सके। तो 2019 के अमेंडमेंट में ऐसा क्या मेजर चेंज आया, इसका जवाब इसी क्वेश्चन से मिलेगा कि हु कैन डू टेररिज्म, या किसे टेररिस्ट डेसिग्नेट कर सकते हैं। 2019 से पहले ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर ही अप्लीकेबल था, पर 2019 के अमेंडमेंट से ये एक्ट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों पर अप्लीकेबल होगा। ये सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा यूएपीए के चैप्टर 6 सेक्शन 35 और 36 में। ये एक्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है अगर कोई टेररिस्ट की एक्ट कमिट करे, पार्टिसिपेट करे, प्रिपेयर, प्रमोट या अदरवाइज टेररिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व हो। इन ग्राउंड्स पर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दोनों को ही टेररिस्ट डेसिग्नेट किया जा सकता है। ये चेंज क्यों लाया गया? क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे ही कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन होती है, उसके मेंबर्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इंडिविजुअली फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा चेंज आया डिटेंशन प्रोविजंस में। यूएपीए एक्ट की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि अगर किसी इंसान को यूएपीए एक्ट के अंदर बुक किया जाता है तो उसे 180 डेज के लिए, 6 महीने के लिए बिना कोई चार्जशीट फाइल किए डिटेन किया जा सकता है। पीरियड आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, पर तब तक उस इंसान का राइट टू बेल अराइज नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल क्रिमिनल लॉ सिस्टम की बात करें तो उसमें अप्लीकेबल होता है सीआरपीसी सेक्शन 167, जो ऐसी सिचुएशन के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड देता है 90 डेज यानी 3 महीने का, और ये कहता है कि 3 महीने के बाद किसी भी इंसान का राइट टू बेल अराइज हो जाएगा, उसके बाद उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। पर यूएपीए एक्ट का सेक्शन 43D ये कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो किसी भी इंसान को 180 डेज के लिए और आगे भी डिटेन करके रखा जा सकता है बिना चार्जशीट के, और उसका राइट टू बेल नहीं होगा। तीसरा चेंज रिलेट करता है 4th शेड्यूल से। 2019 के अमेंडमेंट ने यूएपीए एक्ट में 4th शेड्यूल ऐड किया है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, गौर से समझिए। यूएपीए एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि किसी भी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है और उसका नाम 4th शेड्यूल में ऐड कर देती है। अब 4th शेड्यूल में ऐड करने का जो प्रोसेस है, इसका कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। हाँ, आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप 45 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि आपका नाम इस नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई किया जाए। अगर किसी भी इंसान को यूएपीए में बुक किया जाता है तो 6 महीने तक कहीं नहीं गया, वो जेल में ही सड़ता रहेगा, क्योंकि 6 महीने से पहले राइट टू बेल अरेज नहीं होता और ये पीरियड आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा, अगर उसे अपील करनी है तो उसे उसी अथॉरिटी के पास अपील करनी होगी जिसने फर्स्ट प्लेस पे उसको टेररिस्ट ब्रांड किया है। अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी सिटीज़न को आप अगर टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका कोई स्कोप नहीं बचता, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं बचती। गवर्नमेंट का मेन काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक सेफ एनवायरनमेंट देना, पर सिक्योरिटी के बदले राइट्स को छीन लेना, ये कहाँ तक सही है?